हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख दो शाखाएं हैं, जिसमें से एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। माइक्रो शब्द ग्रीक से बना है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म या छोटा। इसमें कुल उत्पाद की बनावट व आवंटन को स्पष्ट किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO का मतलब होता है लार्ज, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें सकल उपभोग, सकल बचत, सकल राष्ट्रीय आय, सकल रोजगार इत्यादि सभी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम गार्डनर एकले ने समष्टि अर्थशास्त्र को समझाने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि क्यों समष्टि अर्थशास्त्र की पृथक से अध्ययन की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि व्यक्तिगत अंशों के कार्य संचालन की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के विशाल रूप या हाथी के कुल आकार व शक्ल और संचालन का अध्ययन करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जो उसका निर्माण करता है। अर्थात गार्डनर एकले का ये कहना था कि यदि हम हाथी के सभी अंगों का अलग अलग रूप में अध्ययन करके उनको जोड़ेंगे, तो भी हमें हाथी के वास्तविक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक थियरी एंड पॉलिसी उनकी पुस्तक थी। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण को उन शक्तियों या तत्वों के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समग्र उत्पादन, रोजगार, कीमतों एवं समयावधि में उनके परिवर्तन को निर्धारित करते हैं, जैसे कि मंदी, तेजी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति इत्यादि। ये सभी चल राशियाँ ऐसी है जिसमें राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय धन, समग्र रोजगार, बेरोजगारी, मजदूरी इत्यादि चल राशियों में प्रगति या परिवर्तन की दरें होती हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने लिखा कि समष्टिवादी अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं पर नहीं वरन इन मात्राओं के शक्लों पर, व्यक्तिगत आय पर नहीं वरन राष्ट्रीय आय पर, व्यक्तिगत कीमतों पर नहीं बल्कि कीमत स्तर पर और व्यक्तिगत उत्पादनों पर नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन पर विचार करता है। इसी तरीके से डॉर्नबुश और फिशर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति व अल्पकालीन उतार चढ़ावों से है, जिनमें व्यापार चक्र बनते हैं, और इन दोनों से होता है। एन ग्रेगरी मैनक्यू, जो कि आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिस्ट के विचारक हैं, उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी की दर जैसी तीन समष्टिगत चल राशियों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को मापने का प्रयास किया जाता है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन की जाती है वह है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इसमें आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण, उपभोग का निर्धारण, विनिमय फलन, गुणक व त्वरक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। मुद्रा की मांग व पूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अपस्फीति, संस्फीति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास व नियोजन के सिद्धांतों का अध्ययन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। व्यापार चक्रों के सिद्धांतों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापार नीति तीनों को शामिल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय सिद्धांतों का अध्ययन भी इसके अंतर ही किया जाता है। व्यापार के सिद्धांत, विनिमय दर नियंत्रण समस्याओं और प्रशुल्क कोटा इत्यादि का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय बैंक, मौद्रिक व्यवस्था, साख व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। राजस्व के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सार्वजनिक आय व व्यय का सिद्धांत,
वितरण के समष्टिगत सिद्धांतों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्से का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।